नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंडका विधानसभा के रानीखेड़ा वार्ड में। हमारे बीच समाज सेविका डॉक्टर निक्की डबास, जिसे हम सीधी बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक या सामाजिक जो जीवन है, कब से शुरुआत हुआ? मिस्टर गुप्ता, मैं बचपन से ही एक समाज सेवी को फॉलो करती हूँ, जो कि मेरे पिता ही हैं। और मेरे लिए मेरे पिता मेरे मार्गदर्शक भी रहे, मेरे शिक्षक भी रहे। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पिताजी की वजह से हूँ। और उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए मैंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का निर्णय लिया। और शायद इसी निर्णय ने मेरा राजनीतिक आधार तैयार करने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे पर्दे के पीछे पूछा था कि राजनीति में मेरा इंटरेस्ट क्यों है। भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों के शासन के लिए जाना जाने वाला शासन तंत्र माना जाता है। और मैं इसी के लिए कह रही हूँ, अगर सारे देश के लोग टैक्स भरते हैं तो उसका फ़ायदा भी लोगों को मिलना चाहिए। साथ में सामाजिक विकास के कार्य होने चाहिए, लोगों का जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उच्च आय वर्ग से है, कौन निम्न आय वर्ग से है। अगर कोई थोड़ी कमाता है तो उस थोड़ी इनकम में भी वो थोड़ा बहुत तो टैक्स देता है। उसके बावजूद उसको अगर वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में करप्शन है। तो मेरा राजनीति में आने का एक उद्देश्य ये भी है कि हर इंसान को जितना वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है समाज के लिए, देश के लिए, उसको उसका जीवन स्तर अच्छा करने का उतना मौका भी मिलना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति करप्ट है तो उसको सही दिशा देकर, उसे सुधार कर सही दिशा में लगाना चाहिए। तो मैम, वैसे आप पीछे से कहाँ के रहने वाली हैं? मैं लाड़पुर गांव की रहने वाली हूँ और मेरा गांव खांडव वन में बसा हुआ है। कहते हैं इसे पांडवों ने बसाया था। और राजा जन्मेजय के जो पुत्र हैं उन्होंने इसे बसाया था, मंदिर बनाए थे। बहुत प्राचीन गांव है मेरा। और मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि मैं लाड़पुर दिल्ली खांडव वन में बसे गांव की बेटी हूँ। तो मैम, क्या क्या आपके समाज सेवा अभी जैसे प्रेजेंट में बात करें, आपकी कोई संस्था भी आप चलाते हैं संस्था? बिल्कुल, उसको लेके बताइए। सर, मेरी जो शिक्षा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे कि नॉर्मल सभी लड़कियों के साथ होता है, शादी करना, बच्चे करना, वही सब मेरी भी एक रूटीन लाइफ थी। और उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा दोबारा एजुकेशन में डिप्लोमा किया। फिर न्यूट्रिशन में मैंने आगे पढ़ाई की और डिप्लोमास किए कई सारे, चाइल्ड केयर न्यूट्रिशन में, पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। उसके बाद मैंने अपना डॉक्टरेट किया पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टडी करते करते मैं जब न्यूट्रिशन फील्ड में आई तो मैंने देखा कि लोगों के पास खाना तो जैसे तैसे, देखो, ज़िंदा रहना तो अरेंज हो ही जाता है, लेकिन जो खाना लोग बना रहे हैं, उगा रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा मिलावट है क्योंकि हर चीज़ कमर्शियलाइज्ड हो गई है। जो प्रोडक्शन फील्ड में है वो भी मिलावट कर रहे हैं। तो हमारे देश में मंत्रालय बने हुए हैं, कमीशंस बने हुए हैं, विभाग बने हुए हैं, उसके बावजूद इतना मिलावट, इतना लोगों की जान जा रही है। फूड पॉइजनिंग से लाखों लोग हर साल मर रहे हैं। और कंटामिनेशन केमिकल लेवल पे, एनवायरनमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी आवाज़ उठाई, पेड़ लगाने के लिए भी मेहनत की, बहुत लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा। मेरी संस्था में 15,000 से ज़्यादा पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ जो मेरा संस्था है, और उसमें मैंने कहा 15,000 से ज़्यादा खाद्य एवं पोषक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो देश भर में सामाजिक स्तर पर ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, लोगों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक करने के लिए। अच्छा मैम, बात कर लेते हैं आपसे। जैसे कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा काफ़ी प्रवासी मजदूर या किराएदार वर्ग जो काफ़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, तो उस समय आपकी क्या सेवाएं रही? हम लोगों ने लोगों को जैसे जितना हम अपने लेवल पे कर सकते थे, मेरी संस्था ने खाना भी वितरित किया। लेकिन जब देखा कि लोगों को फ्री का खाना ज़्यादा हजम नहीं होता, लोग बसों के बाहर फेंक देते हैं, रेलवे ट्रैक्स पे इतना खाना बर्बाद कर रहे हैं, सरकारों ने, सरकार के विभागों ने और बहुत सारे मंत्रियों ने लाखों करोड़ों रुपए का भोजन आवंटित किया। लेकिन फ्री की चीज़ तो देखो किसी भी तबके को, चाहे वो कम आय वर्ग के लोग हों चाहे वो अमीर हों, किसी को भी हजम नहीं होता। और जब लोगों को मुफ्त मिलने लग गया तो आज स्थिति ये है कि फैक्ट्रियों में मजदूर तक नहीं है, क्योंकि उनको एक सपोर्ट सा मिल गया गवर्नमेंट साइड से और एनजीओज़ की तरफ से कि उनको फ्री खाना मिल रहा है। और हमारे देश में ना एक आय वर्ग ऐसा भी है, आय वर्ग नहीं कहूँगी, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन
जनसंख्या का एक भाग ऐसा भी है जो काम करना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना, दबा के जब बच्चे पैदा करना, दबा के गिनती बढ़ाना, सिर्फ वो वोट बैंक के लिए काम करते हैं। सो ऐसे लोगों को सबक सिखाना सरकार को आगे आना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर थोड़ा सा सीरियस होकर कानून बनाना चाहिए। निखिल जी, आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ, जैसे राजनीतिक मुद्दे को लेके, जैसे आप देख रहे हो 93 से 98 जब सरकार थी बीजेपी की, उससे बाद दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही है आज। हाँ जी। लगभग 27 साल के बनवास काटने जा रहे हैं, इसका कारण जान लेते हैं। सर देखिए, बीजेपी देश की पार्टी है, लोकल पार्टी है। मैं ये कहूँगी कि जब कहते हैं ना कांग्रेस की फाउंडेशन तैयार हो रही थी, जब नरम दल गरम दल अलग हो रहे थे, ये पूरा देश जानता है कि देश के लिए लड़ने वाले वीर क्रांतिकारी ही थे। अगर मैं ये कहूँ कि डांडी यात्रा निकाल देने से या आमरण भूख हड़ताल पे बैठ जाने से या कहते हैं ना असहयोग आंदोलन चला देने से अगर आज़ादी मिलती तो मेरे ख्याल से हम गुलाम ही नहीं होते, क्योंकि हम तो हैं ही शांति प्रिय लोग। अब दूसरी बात यह है कि जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए आज़ादी मांगी, वो लड़े, वो मरे, जो बचे थे वो बाद में फांसी चढ़ा दिए गए। अगर सच में कुछ सरकारें, कांग्रेस सरकार मैं कहूँगी, वो सच में देश प्रिय पार्टी थी, तो वो तो अपने देश के क्रांतिकारियों के लिए लड़ सकती थी ना। वो तो जेन्युइन रीज़न जानते थे कि भाई ये देश के लिए लड़ा, इसका कोई निजी हित तो था नहीं किसी पे बमबारी करने का या किसी को मारने का। वो तो देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो फिर उनको फांसी क्यों चढ़ाई, चाहे वो कोई हिंदू था या मुसलमान था। अगर कोई देश के लिए था तो उनके लिए। दूसरी बात, बीजेपी में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग वही हैं जो देश को सपोर्ट करते हैं, उनका कोई घरेलू या कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अब बीजेपी, क्योंकि दिल्ली की ही बात कर ले, जैसे आपने कहा बहुत लंबा वनवास हो गया दिल्ली में, ज़्यादातर आप देखोगे, कई बार हम भी इनडायरेक्टली सुनते हैं कि दिल्ली के लोग विश्वास के लायक नहीं होते। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, कितने दिल्ली वालों को जानते हैं ऐसे लोग? मैं दिल्ली की मूल निवासी हूँ और पांडवों की वंशज मानी जाती हूँ। आप सोच के देखिए, जो जाट दिल्ली में सदियों सदियों से रहे, हमने आज तक कभी पड़ोसी के घर में भी दंगा नहीं किया, ठीक है। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, इतनी भीड़ बाहर से बढ़ा दी। मैं सिर्फ रोहिंग्यास की बात नहीं करती हूँ, आप किसी भी मतलब ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को उठा के ले लीजिए। आज दिल्ली के लोग शायद 2 से 3% भी नहीं हैं और बाहर के लोग इतने ज़्यादा हैं, तो उनके वोट बैंक के आधार पर अलग अलग पार्टियां जीतती आ रही हैं, जबकि बीजेपी को सपोर्ट यहाँ का मूल तबका करता है। तो बीजेपी को अपनी राजनीति बदलनी होगी और यहाँ के जब तक मूल लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, अब यहाँ से बीजेपी पिछली 3-4 बार से अपनी सीट क्यों खो रही है, उसका रीज़न है कि वो बाहर से बंदा लेकर आते हैं, जैसे हंसराज जी को लेकर आए, उससे पहले उदित राज जी को लेके आए। आज जो बीजेपी उदित राज को गुंडा करार दे रही है, पिछले मतलब इस इलेक्शन से पहले तो उदित राज उनका एमपी था। सोचने वाली बात यह है कि एकदम से स्टेटमेंट कैसे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे नेता हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो बीजेपी को अपनी राजनीति, देखो देश की पार्टी है, देश की आस्था है, अगर उसकी भी नीतियां बाकी पार्टियों जैसी ही रही कि एमएलए एमपी खरीद लिए और दूसरी पार्टियों से लोग आ गए, तो इसको कौन एक्सेप्ट करने वाला है? तो हम लोग तो नहीं करेंगे। और देखो, हम लोग अपनी ज़मीन, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी धरती के लिए लड़ते हैं। अगर बीजेपी के लोग यही राजनीति करेंगे और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को बेचेंगे, तो हम क्षेत्र देखते हैं सर, हमारे क्षेत्र में अगर आउटसाइडर आएगा तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे पार्टी बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। अब आम आदमी पार्टी का बंदा जीता, क्यों जीता? क्योंकि हमारा लोकल था, लोकल है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। हम लास्ट में और कोई संदेश देना चाहते हैं कुछ जनता में? सर, अगर मैं भारत की नागरिक हूँ और मैं ये अपने देश को संदेश देना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति इस मिट्टी से पैदा हुआ है, इस मिट्टी का अनाज और नमक खाया है, अगर वो इस देश को अपना मानता है खून से और मौत तक, वो इंसान कभी इस देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। मैं महबूबा मुफ्ती जैसे बयान भी सुनती हूँ कि कश्मीर में हरा झंडा लगाएंगे, फलाना ढमकाना, लेकिन अगर आप सच्चाई से सोचें, जो इस देश को अपना मानता है वो कभी गद्दारी की बात सोचेगा ही नहीं। मेरे लिए तिरंगा सबसे बड़ी चीज़ है। शायद कहते हैं ना, मैं एक बार को भगवान की मूर्ति अपने घर में ना लगाऊं, पर मुझे मेरे देश के प्रति वफादार होना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए धर्म भी, जाति भी, परिवार भी बाद में आता है, सबसे पहले वफादारी मेरी देश के प्रति है। लेकिन देश को चलाने वाले लोग अगर बेशरम और भ्रष्टाचारी हैं तो मेरी वफादारी किस दिशा में जा रही है, ये हर नागरिक को सोचने की ज़रूरत है। अगर देश के उच्च पदों पर बैठे लोग भ्रष्टाचारी हैं, जो देश को दिशा देते हैं,
तो फिर देश का नागरिक भी भटकेगा। मैं पढ़ी लिखी होकर ये बात कर रही हूँ। मेरा देश तो तकरीबन 60% ऐसा है जिसको रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो देश के लिए कहाँ सोचेगा। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि देश को अगर सही हाथों में नहीं दिया गया, सही दिशा नहीं दी गई, पार्टी कोई भी हो, लेकिन लोग ईमानदार होने चाहिए। तो ये हमारे सीधी बात डॉक्टर निक्की डबास जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।